विशेष तौर पर क्योंकि आप गांधी जन की आपकी ये पहचान है, तो ये जो विकेंद्रीकरण का पूरा सिद्धांत है कि पूरी केंद्रीकृत पार्टी हो और एक व्यक्ति के पास में सब सत्ता आ जाए, 142 करोड़ लोगों की और इतने बड़े देश की, और उसके बावजूद भी उसकी हवस पूरी ना हो। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं जागृति जी? और अगर नेट की प्रॉब्लम आएगी तो आप कंटिन्यू भी कीजिएगा जी। जी बोले। देखिए, सभी को नमस्कार। और ये जो समस्या है, ये चर्चा पिछले 2 दिनों से बहुत जबरदस्त तरीके से है कि फिर से सांसदों को तोड़ने की कवायद यानी ऑपरेशन लोटस चालू हो गया है। और ये चंपई सोरेन जी से शुरुआत हुई उसकी। तो ये तो तय बात है कि जब-जब इस देश में अब चुनाव आते हैं, पिछले 10 सालों में एक ये परिपाटी बन गई है कि उसके पहले इस तरह का काम शुरू किया जाता है सत्ता के केंद्र के द्वारा। और केंद्र में गृह मंत्री जी को उनकी इसी काबिलियत के बल पे चाणक्य की उपाधि दी गई। तो मतलब ये एक तरह से स्थापित मूल्य बन गया है कि नैतिकता विहीन खरीद-फरोख्त के द्वारा जो सरकारों को गिराया गया, छोटे मतलब तमाम राज्यों में 10-11 सरकारों को जिस तरह से गिराया गया, या कोई समर्थन हासिल करने के लिए भी जिस तरह से लोगों को तोड़ा जाता है, क्रॉस वोटिंग कराई जाती है, इन सब में महारत हासिल है। और गांधी तो इसके बारे में कहते थे कि नैतिकता विहीन जो पॉलिटिक्स है वो 7 महापाप जो उन्होंने गिनाए थे, उन 7 महापापों में एक नैतिकता विहीन राजनीति है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक हमारे जो सत्ता के केंद्र में 2 लोग हैं जिनके 2 और 2 की सरकार चलती है, उनकी ही पॉलिटिक्स का वैल्यू ही यही है कि इसी तरह से चलाना है, क्योंकि उनको देश को अपनी मर्जी पे अपने तरीके से अपने लाभ के लिए चलाना है और उसमें उनको कोई मर्यादा नहीं है। दिक्कत क्षेत्रीय दलों के द्वारा है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर हम मान रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी मत के और अपनी विचारधारा के हिसाब से पार्टी बना के चलाने का या पार्लियामेंट में जाने का या राजनीति करने का हक है, तो साथ में मानते हैं कि वो उसका वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो आधार जो है राजनीति में वो विचारधारा होगी। आज जब विचारधारा की मर्यादा को छोड़कर आप एकदम अपोजिट विचारधारा और मूल्यों के और उसकी कार्य पद्धति के लोगों के साथ समझौते करते हैं और उसका ये आधार देते हैं कि भाई हम अपने राज्य के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं, तो आप खुद भी कहीं ना कहीं उस पाप में शामिल हो जाते हैं और इसलिए फिर आपके पास कोई दम नहीं रह जाता है। मैं सीधे सीधे अगर अभी जो बात हो रही है, खास करके जो राजनीति अभी शुरू की गई है ऑपरेशन लोटस के नाम पे या जिस तरह की खरीद फरोख्त की, सवाल यह है कि 25-30 सांसद तोड़ना इतना आसान नहीं है, 272 के आंकड़े तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों किया जा रहा है? मुझे लगता है कि जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से कम 3 राज्यों में तो बहुत ही बुरी हालत में है बीजेपी, जिसको अपनी इंटरनल सोर्सेस से पता ही है कि वो हारने जा रही है। तो ये सब उसको, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कवायद है, लोगों में एक मैसेज देने की कि देखो अभी भी हम केंद्र में मजबूत है, हम हारते हुए नहीं दिखने चाहिए। तो हम जो है जीतते हुए, हम मतलब उनका एक बंदा मन जो है विधायक कोई खुल्लम खुल्ला मीटिंग में कह रहे हैं कि अरे हरियाणा में कोई भी जीत जाए, हम 6 महीने में तो केंद्र हमारी ही सरकार बनवा देगा। तो ये जो अहंकार है, पैसे की थैली उसी लिए चाहिए। और ये जो फंड जुटाया गया है देश को लूट करके, जिस तरह की योजनाएं ला करके और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हो या पीएम केयर फंड के जरिए हो या पूंजीपतियों से तमाम लोगों का फेवर दे के हो, वो फंड इसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये सीधे सीधे दिखाई देता है, क्योंकि वो कोई मोदी जी के घर में तो नहीं जा रहा है। तीसरी जो बात मुझे कहनी थी, टूटने वाले लोग कौन है? आप देखिएगा बारीकी से, जब हम लोगों ने नीतीश जी का मैं बड़ा आदर करती थी, बिहार से थोड़ा रिश्ता है, लेकिन फिर इतना निराश किया उन्होंने कि एक तरह से हम लोगों की पूरी उम्मीद पे पानी फेरा। और उस वक्त हम लोगों को लगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा अचंभा लगा। तो शौक जो था उसके पीछे कहीं ईडी सीबीआई नजर आई कि उनके जो साथी लोग हैं, नीतीश जी के घर पे तो नहीं हुआ, लेकिन उनके जितने मजबूत साथी हैं सबके घर पे ईडी सीबीआई की रेड और अफसरों के घर पे चल रही थी। और तब ये सारे फैसले लिए गए। और इस बात को एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है कि जो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों को तोड़ा जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है।
और कोई बाकी वैचारिक कोई मतलब नहीं होता है, ना कोई उनको, सब कहते हैं देश सेवा के लिए जा रहे हैं, आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, ना आत्मा जी है ना इसमें देश सेवा है। लास्ट मुझे ये कहना था कि एक जो जाति जनगणना का मसला है, जिसको लेकर के पूरे देश की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्ड किया गया कि कमंडल की पॉलिटिक्स जो पहले हुआ करती थी या धर्म की राजनीति, उसी के बरक्स ये राजनीति मंडल की फिर से खड़ी हो रही है, और ये यही जवाब है, इसी से जो है उनका जो नफरत का एजेंडा है मात खाएगा। दिक्कत ये हो रही है कि पोलराइजेशन के जवाब में फिर पोलराइजेशन हो रहा है, और उस पोलराइजेशन में जो सवर्ण नेता है खास करके, उनको अपनी जमीन खत्म होती दिख रही है, और वो जमीन उनको बीजेपी के पास कहीं ना कहीं बचती, मतलब आकर्षित कर रही है। बीजेपी उस पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहती है। सब जानते हैं कि जाति की लड़ाई जो है आरएसएस के विचारधारा के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करती। सामाजिक न्याय का और जाति का मसला जो है उनको बिल्कुल सूट नहीं करता, और वैचारिक भयंकर मतभेद है, चाहे कितने भी पिछड़े और दलित सांसद उनके साथ आज सरकार में बैठे हुए हो, लेकिन कुल मिलाकर वो उनका एजेंडा जो है, उनकी विचारधारा वो मनुवादी है। तो वहां पे दिक्कत ये भी हो रही है कि आप गिनती कर लीजिए और नाम देख लीजिए बिहार में खास करके, तो क्लियरली दिखेगा आपको कि जो बिहार की राजनीति फिर से वहां जा रही है सामाजिक न्याय की तरफ, उसमें जो लोग जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनका नाम आ रहा है, वो सारे वही लोग हैं जिनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है इस जाति जनगणना के सवाल की वजह से। तो ये मेरा कुल मिलाकर के मानना है इन चीजों को लेकर के। धन्यवाद। जी बहुत